फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर अजीज तलबा हमने बात करनी है। बुनियादें कौन सी हैं? किसी भी निज़ाम की बुनियाद होती हैं, जब तक वो बुनियाद मजबूत नहीं हो वो सिस्टम भी मजबूत नहीं होता। तदवीन निसाब की बुनियादों के ऊपर हमने देखना है, जितनी ये बुनियादें मजबूत होंगी उतना करिकुलम जो है वो अप टू डेट होगा, उतना करिकुलम बेहतर होगा, उतना करिकुलम आपके सोसाइटी के अंदर तमाम इश्यूज़ को एड्रेस कर रहा होगा, और जितना वो करिकुलम बेहतर होगा उतनी आपकी सोसाइटी को वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। तो जब हम फाउंडेशंस की बात करते हैं, हम इसमें जिन फाउंडेशंस को डिस्कस करेंगे उसमें हम फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम देखेंगे, फिर फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इश्यूज जो करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से हैं उनको एड्रेस करेंगे। इसी तरह से कुछ सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग एज ए साइकोलॉजिकल सोर्स है उसको देखेंगे, सोसाइटी और कल्चर को डिफाइन करेंगे, फिर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम कौन से हैं, सोसाइटी के अंदर स्कूल का क्या रोल है, और सोशल एजुकेशन के अंदर हमारे स्कूल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। जब हम करिकुलम फाउंडेशंस की बात करते हैं तो ये एक्चुअली ऐसी बेसिक फोर्सेस हैं या आइडियाज़ हैं जो किसी भी करिकुलम को शेप करते हैं। ये फोर्सेस की सूरत में होती हैं या आइडियाज़ की सूरत में हैं, ये किसी भी करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती हैं या करिकुलम को शेप करती हैं। जितनी ये फाउंडेशन या जो फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी उतनी करिकुलम के अंदर उसका पार्ट उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही करिकुलम उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। किसी सोसाइटी के अंदर अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन वहाँ पे ज़्यादा आ जाएगी, और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की वजह से वो जो करिकुलम है, करिकुलम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम बन जाएगा। कहीं पे जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ज़्यादा होगी तो उस फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की वजह से उस करिकुलम के अंदर रिलीजियस आस्पेक्ट जो है, जो रिलीजियस थाट्स हैं वो ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा होंगी, इसलिए वो करिकुलम रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड होगा। किसी सोसाइटी के अंदर अगर जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, उनको बड़ी अहमियत दी जा रही है तो ऐसे करिकुलम के अंदर जो सोशोलॉजिकल फाउंडेशन हैं उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ये करिकुलम फाउंडेशंस ऐसी बुनियादें हैं, ऐसे फोर्सेस हैं, ऐसे आइडियाज़ हैं कि जो किसी भी करिकुलम को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी भी करिकुलम को शेप करते हैं। और इसी वजह से जो करिकुलम डेवलपर्स हैं उनके माइंड के अंदर भी ये सारी फोर्सेस होती हैं। करिकुलम डेवलप करने वाला भी ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, इकोनॉमिकल फाउंडेशन, इन तमाम को सामने रखते हुए ही करिकुलम को डिज़ाइन करता है। जो करिकुलम का कंटेंट है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए करता है। इसीलिए समझा जाता है कि ये जो फाउंडेशंस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल भी होना चाहिए, और हम जब अपने करिकुलम को देखते हैं तो उसमें फ़िलोसॉफिकल आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा हमें मिलते हैं। फ़िलोसॉफिकल आइडियाज़ का तल्लुक़ जो है वो नेचर ऑफ एजुकेशन के साथ है, ऐसे इल्म के साथ है कि जो कहीं ना कहीं आपके रिलीजियस से डील करती है। इसी तरह से सोसाइटी और कल्चर के हवाले से चंद जो चीज़ें हैं वो आपकी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है वो व्यू करेगी। इसी तरह से जो पर्सन है, मीन जो चाइल्ड है, और चाइल्ड किस तरह से सीखेगा, इस हवाले से साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो हैं वो एड्रेस कर रही हूँ। तो ये फाउंडेशन जितनी भी हैं ये कहीं ना कहीं हम इनको सोर्सेज ऑफ करिकुलम की सूरत में कहते हैं कि जब हमने करिकुलम डिज़ाइन करना है तो कुछ चीज़ें हैं जो हम मद्देनज़र रखते हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं तो फिर बेहतर करिकुलम डिज़ाइन होता है। दीज आर सेड टू बी द सोर्सेज ऑफ करिकुलम के जिनको लेते हुए, जिनको समझते हुए, जिनको सामने रखते हुए हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। सोर्सेज ऑफ करिकुलम कहीं ऐसे ज़राए जो करिकुलम को डिज़ाइन करने के हवाले से हमें हेल्प आउट करते हैं। बिशप ने कहा कि कुछ बुनियादी मकासद हैं जिन मकासद को सामने रखते हुए निसाब की बुनियादें मुतय्यन की जाती हैं। बिशप के नज़दीक वो कौन से मकासद हैं जिनको सामने रखते हुए निसाब की बुनियादें मुतय्यन की जाती हैं? उसमें जो सबसे पहला मकसद है वो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज है, आपका सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़। सकाफती विरसा का तहफ़्फ़ुज़ करिकुलम का निसाब का बुनियादी मकसद है। इसी तरह से जो तालीम है आपकी, उसको किस तरह की तालीम देनी है, किस डायरेक्शन की तालीम देनी है, किस तौर की तालीम देनी है, ऐसे तौर, डायरेक्शन, साइज़ किस तरह की देनी है, डाइवर्सिफिकेशन कितनी आपने रखनी है, ये सारा आपको निसाब के ज़रिए से, निसाब की बुनियादों के ज़रिए से पता चलेगा। करिकुलम को डिज़ाइन किस तरह से करना है, लर्नर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड,
कौन सा है, सब्जेक्ट सेंटर्ड आपने करना है, लर्नर सेंटर्ड करना है, प्रॉब्लम बेस्ड करना है। सो करिकुलम को डिज़ाइन करने के हवाले से फाउंडेशन ऑफ करिकुलम आपको हेल्प करती है और ये भी एक बड़ा मकसद है। इसी तरह से जो करिकुलम के एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको क्या रखना है, कौन से एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव आपने सेलेक्ट करने हैं, इनकी सिलेक्शन के हवाले से जो करिकुलम है इसका बुनियादी मकसद है, उसको सामने रखता है। फिर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज आपने कौन सी यूज़ करनी है, उनको आइडेंटिफाई, ये आपको करिकुलम फाउंडेशंस के मकासद के अंदर मिलेगा। जो करिकुलम को डेवलप करना और करिकुलम को फिर एवेल्यूएट करना, जो डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, करिकुलम को आपने किस तरह से एवेल्यूएट करना है, जो जहाँ पे डेवलपमेंट है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वहीं पे इसकी वैल्यूएशन भी है। इसके अलावा जो इनोवेटिव नीड्स हैं, बच्चों की जो ज़रूरियात हैं, मुल्की ज़रूरियात हैं, जो इनफरादी ज़रूरियात और मुल्की ज़रूरियात दोनों वक्त के साथ बदलती रहती हैं। जब बदलती रहती हैं तो उसके लिए फिर आपको निसाब के अंदर वो तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं। सो वो तब्दीलियाँ कौन सी लानी हैं, उस हवाले से ये आपको हेल्प और जो है वो करेगा। सो फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम का एक ये भी मकसद है। इसी तरह से जो डिज़ायर्ड एटीट्यूड है, नॉलेज है और स्किल है, तलबा के अंदर तलबा के जो रवैये हैं, तलबा का इल्म जो है, तलबा को कौन सी महारतें आपने तलबा तक पहुँचानी हैं, ये आपको साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस के ज़रिए से आप तक पहुँचेंगी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के मकासद के अंदर है। सो इसी तरह से जो पॉलिसीज़ हैं और डिसीजन मेकिंग हैं, पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग हम इन्हीं करिकुलम फाउंडेशंस को सामने रखते हुए सर अंजाम देते हैं। सो फाउंडेशंस कौन सी हैं? चार तरह से बुनियादी फाउंडेशंस हैं निसाब की। फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस हैं, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं जो नफ्सियाती बुनियाद की सूरतें हैं, माशरती बुनियादें हैं सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस, और हिस्टोरिकल फाउंडेशंस हैं तारीखी बुनियादें। सो इन चारों के बारे में हम देखते हैं। फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस क्या हैं, साइकोलॉजिकल कौन सी हैं, सोशोलॉजिकल कौन सी हैं और हिस्टोरिकल फाउंडेशंस कौन सी हैं। इन्हीं चार फाउंडेशंस के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस कौन सी हैं। सो फिलासफी जो है ये टीचर्स को या करिकुलम जो एक्सपर्ट्स हैं, करिकुलम वर्कर्स को एक फ्रेमवर्क मुहैया करती है जिसके तहत वो स्कूल और क्लासरूम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, इसलिए मदद देती है। फिलासफी जो है, फलसफा, आपने बच्चों के अंदर किस तरह से ये थॉट देनी है कि वो कौन है, वो दुनिया पे क्यों आए, उनका मकसद क्या है, वाई दे आर हेयर, वाई दे आर लर्निंग, ये सारे सवालात जो हैं आपकी यहाँ दुनिया में आने की हकीकत क्या है, ये बच्चों को, उस्ताज़ा को, करिकुलम वर्कर्स को ये एक तरह से फ्रेमवर्क देता है स्कूल और क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से। जब वो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर उनको मदद मिलती है इस चीज़ का फैसला करने में कि व्हाट स्कूल आर फॉर, स्कूल किस लिए है, सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जा रहे हैं ये क्यों हैं, इनकी क्या वैल्यू है, तलबा किस तरह से सीखेंगे और क्यों सीखेंगे, कौन से मेथड्स हैं, कौन से मटीरियल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए बच्चों को सिखाएंगे। तो ये जो मैंने पहले बातें की कि स्कूल और क्लासरूम को बेहतर तौर पर ऑर्गेनाइज करने के हवाले से टीचर्स को और करिकुलम वर्कर्स को ये हेल्प करते हैं, एक फ्रेमवर्क देने में मदद देते हैं और इस चीज़ को डिटरमाइन करने में मदद देते हैं कि स्कूल क्यों है, स्कूल के अंदर सब्जेक्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं इनकी क्या वैल्यू है, स्टूडेंट्स क्या क्यों सीखेंगे, स्टूडेंट्स किस तरीके के तहत सीखेंगे, कौन सा मटीरियल उनके लिए यूज़ करना बेहतर है। ये सारे सवालात के जवाब हमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस के अंदर मिलते हैं। सो नज़रियाती बुनियाद आपके तालीम के मकासद को मुतय्यन करती है। कौन से मकासद आपने, अगर आपकी इस्लामिक फाउंडेशंस हैं, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस के अंदर अगर आपका नज़रिया इस्लामी नज़रिया याद है तो फिर आपके जो एजुकेशन गोल्स होंगे वो इस्लामी नज़रिया तालीम से मुतल्लिक़ होंगे, वो इस्लामिक एजुकेशन से ड्राइव किए हुए होंगे। सो आपके एजुकेशन के गोल जो हैं वो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। हमारा मकसद क्या है, एक तालिब इल्म को अच्छा, बाअमल, बाकरदार, मुहिब्बुल वतन, मुसलमान पाकिस्तानी शहरी बनाना है। सो ये अच्छा, बाअमल, बाकरदार, मुहिब्बुल वतन, मुसलमान सारा देखोगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे इस्लामी नज़रिया हयात की तरफ से जाएगा। हमने तालिब इल्म को तिलावत कुरान सिखाना है, हमने तालिब इल्म को तालीम हिकमत देनी है, हमने तालिब इल्म का तज़किया नफ्स करना है। ये जो मकासद हैं, ये जो तालीमी मकासद हैं, ये हमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस देती है। सो इस हवाले से ये एजुकेशनल गोल्स को क्लैरिफाई करती है।
कंटेंट सूटेबल जो है वो सिलेक्ट करने में मदद देती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस किस तरह से कंटिन्यू करने हैं, टीचर और स्टूडेंट का ताल्लुक किस तरह से डेवलप करना है, और कौन से एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ तलबा को स्कूल के अंदर मुहैया करनी है, कौन सी एम्फेसाइज करनी है कि तालिब इल्म बेहतर तौर पर सोसाइटी के फ़र्द बने। ये हमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस की तरफ से ये सारे जवाबात मिलेंगे, ये सारा कंटेंट मिलेगा। सो फिलासफी जो है ये एक बेस फ्राहम करती है कि कौन सी टेक्स्ट बुक आपने यूज़ करनी है, उनको किस तरह से यूज़ करना है, कितना होमवर्क तलबा को साइन करना है, तलबा को किस तरह से टेस्ट करना है, कौन से टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं, कौन से कोर्सेज और सब्जेक्ट मैटर हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना है और तलबा को पढ़ाने हैं। सो ये तमाम चीज़ें हमें कहीं फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस के अंदर से या फिलासफी के अंदर से मिलेंगी, और फिलासफी के अंदर जहाँ हम उस रिलीजियस आस्पेक्ट को ज़्यादा जोर देंगे, वहीं पर ही अगर इस्लामी नज़रिया याद है तो वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी बात कर रहा होगा। फिलासफी इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी बात कर रही होगी जो टेक्स्ट बुक के हवाले से है, जो होमवर्क के हवाले से है, जो स्टूडेंट्स के हवाले से है, स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के हवाले से है, टेस्ट रिजल्ट्स को यूज़ करने के हवाले से है, कोर्स और सब्जेक्ट मैटर के हवाले से जिसको हमने एम्फेसाइज करना है। इसी हवाले से डिसीजन मेकिंग में भी है कि फ़िलासफ़ी आपको स्टार्टिंग पॉइंट देती है और वही स्टार्टिंग पॉइंट आपको फर्दर कामयाबी की तरफ लेकर जाने में मदद देता है, आपको डिसीजन मेकिंग करने में मदद देता है। सो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग में आपको किसी भी चीज़ का आगाज़ करने में मदद देती है। सो फिलासफी जो है करिकुलम प्लानर्स की, फिर इम्प्लीमेंटर्स की और एवेल्यूएटर्स की, इन तमाम की जो रिफ्लेक्ट कर रही होती है लाइफ एक्सपीरियंसेस को, उन कॉमन बिलीफ्स को, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को और एजुकेशन को जो किसी भी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, जो कोई भी सोसाइटी चाह रही होती है अपने यहाँ उनको कंटिन्यू करना। टेलर ने जो फिलासफी का एक व्यू दिया स्कूल के मकासद के हवाले से, उनका स्कूल का क्या मकसद है, स्कूल का मकसद जो है वो स्टडीज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ है, स्कूल का मकसद जो है वो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का इस्तेमाल है, स्कूल का जो मकसद है वो फ़लसफ़े का इस्तेमाल है, स्कूल का जो मकसद है वो स्टडीज़ ऑफ द लर्नर्स है, स्कूल का जो मकसद है सजेशन फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। जो स्कूल के अंदर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग भी हो रही है, स्कूल के अंदर फिलासफी भी हो रही है, स्कूल के अंदर कंटेम्प्रेरी लाइफ को भी स्टडी किया जा रहा है, स्कूल के अंदर सजेशन जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से भी लिए जा रहे हैं, स्कूल के अंदर जो है वो लर्नर को भी स्टडी किया जा रहा है। तो ये सारा स्कूल के अंदर ही वकूअ पज़ीर हो रहा है, और जब स्कूल के अंदर ही हो रहा है तो फिर स्कूल का क्या रोल होगा वो हम देखेंगे चार मुख्तलिफ फिलासफीज़ के ज़रिए से, जिसमें प्रीनिडियलिज्म है, जिसमें एसेंशियलिज्म है, प्रोग्रेसिज्म है और रिकन्स्ट्रक्टिविज्म है। ये चार मेजर फिलासफीज़ हैं कंटेम्प्रेरी फिलासफीज़ के, जो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे एजुकेशन को और हमारे करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती हैं। जब हम प्रीनिडियलिज्म की बात करते हैं तो प्रीनिडियलिज्म के नज़दीक जो तालीम का मकसद है वो रैशनल पर्सन एजुकेट करना है, एक ऐसा फ़र्द तैयार करना है जो अकली लिहाज से सोच विचार रखने वाला हो, ऐसा फ़र्द के जिसकी जो इंटेलेक्ट है वो कल्टीवेट हो रही है, जिसकी जो ज़हनी इस्तेदाद है वो इस्तेमाल हो रही है और ज़हनी तौर पर वो ज़्यादा इस्तेदाद कार का हामल हो। सो ज़हनी तौर पर उसको क़ुव्वत बख्शने के लिए ऐसी तालीम दी जाए, ये नज़रिया प्रीनिडियलिज्म का है। इसी तरह से तालीम का क्या मकसद होना चाहिए, तालीम का मकसद ये है कि टीचर तालिब इल्मों को इस काबिल करें कि वो हर चीज़ पर दलील के ज़रिए से सोचें, मुदल्लल अंदाज में सोचें, थिंक विद रीज़न, जो भी चीज़ सोच विचार करनी है उसके साथ में रीजनिंग भी वो पेश करें। इसी तरह से जो करिकुलम का फोकस जो है प्रीनिडियलिज्म के यहाँ क्लासिकल सब्जेक्ट्स हैं, लिटरेरी एनालिसिस है और करिकुलम जो है वो कांस्टेंट रहता है। प्रीनिडियलिज्म के नज़दीक करिकुलम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता क्योंकि क्लासिकल सब्जेक्ट्स हैं, सो क्लासिकल सब्जेक्ट्स और लिटरेरी जो एनालिसिस है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। और करिकुलम ट्रेंड्स के अंदर प्रीनिडियलिस्ट ने कहा कि जो अजीम बुक्स हैं, ग्रेट बुक्स जो हैं उनको ही पढ़ना है और लिबरल आर्ट्स की तरफ जाना है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें, नामी ग्रामी जो राइटर्स हैं उनकी किताबों को पढ़ना, और बच्चों को भी बुक रीडर जो है वो जितने होंगे उतना ज़्यादा वो लर्न करेंगे। ये प्रीनिडियलिज्म का फ़लसफ़ा कहीं ना कहीं आइडियलिज्म की जदीद शक्ल की सूरत में है।
जो कुछ आइडियलिस्ट ने कहा वही कहीं ना कहीं प्रीनियलिज्म के अंदर भी हमें मिलता है। जैसे आइडियलिस्ट जो है वो ग्रेट बुक्स को पढ़ने के हामी थे, प्रीनियलिस्ट भी ग्रेट बुक्स को पढ़ने के हामी हैं। एसेंशियलिज्म है, एसेंशियलिज्म जो है वो एसेंशियलिस्ट से है। एसेंशियल, व्हाट इज एसेंशियल, व्हाट इज नेसेसरी, जो नेसेसरी चीज़ है उसके ऊपर फोकस करना है इनके नज़दीक। सो इनके नज़दीक एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो इंटेलेक्ट ग्रोथ भी है, और फिर फ़र्द को इस काबिल करना है कि उसको तालीम के ज़रिए से कम्पिटेंट पर्सन बनाया जा सके। तो तालीम का बड़ा मकसद फ़र्द को तालीम इस तरह से देनी है कि वो माशरे में एक कम्पिटेंट पर्सन के तौर पर सामने आए और उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी बेहतर तौर पर हो। तालीम का जो रोल है कि टीचर जो है वो सोल अथॉरिटी है। टीचर अपने सब्जेक्ट के हवाले से, अपने फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के हवाले से वो अथॉरिटी है, ही इज़ द ओनली अथॉरिटी। जो टीचर चाहता है वही बच्चे को वो पढ़ाए और बच्चों को वही पढ़ना चाहिए, बिकॉज टीचर थिंक्स दैट व्हाट ही इज़ टीचिंग इज़ द इसेंशियल वन। जो टीचर पढ़ा रहा है वो एसेंशियल है, वो लाजमी है, वो नेसेसरी है, और बच्चों ने वही चीज़ आगे सीखनी है। इसी वजह से जो फोकस है करिकुलम में वो 3 R's के ऊपर है, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक 3 R's इनको बोलते हैं। ये एसेंशियल सब्जेक्ट्स, इनके साथ साथ जो एसेंशियल सब्जेक्ट्स के तौर पर इंग्लिश है, साइंस है, हिस्ट्री है, मैथ है और अदर फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। बट इन एसेंशियल सब्जेक्ट्स के साथ जो एसेंशियल स्किल्स हैं 3 R's वाली, वो तलबा के लिए सीखना ज़रूरी है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक जो है वो 3 R's की सूरत में है। और बाकी एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, मैथ और अदर फॉरेन लैंग्वेज, ये तमाम के लिए सीखना ज़रूरी है। जब इनके करिकुलम ट्रेंड्स को देखते हैं तो ये एक्सीलेंस इन एजुकेशन की बात करते हैं और बैक टू बेसिक्स और कल्चरल लिटरेसी की बात यहाँ पे होती है। तीसरा प्रोग्रेसिविज्म है। प्रोग्रेसिविज्म जिसमें जो एम ऑफ एजुकेशन है वो डेमोक्रेटिक और सोशल लिविंग जो है उनको प्रमोट करना है। यहाँ पर सोशल लिविंग की बात आ गई, डेमोक्रेटिक लाइफ की बात आ गई। सो वहाँ जहाँ हम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे थे, अब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से हम सोशल ग्रोथ की तरफ आ गए। सोशल लिविंग को बेहतर करना है, डेमोक्रेटिक लिविंग को बेहतर करना है और इसको प्रमोट करना है। जो रोल ऑफ एजुकेशन है उसमें ऐसा इल्म हमने देना है कि जो बच्चों की लाइफ लॉन्ग लर्निंग को डेवलप करे। बच्चों की ऐसी तालीम देनी है कि बच्चों की लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो और वो एक्टिवली इन्वॉल्व होकर चीज़ों को सीखें। दे लर्न बाय डूइंग, हर चीज़ को करके सीखें, और जब वो करके सीखेंगे तो उनकी फिर सोशल लिविंग जो है और डेमोक्रेटिक और सोशल लिविंग उनकी बेहतर होगी। सो लर्नर्स को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है, और इसमें करिकुलम का फोकस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। ग्रेड बुक से निकल के हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के ऊपर आ गए। एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या ताल्लुक है, इंटीग्रेटिव और इंटरेक्टिव किस्म के करिकुलम की तरफ चले गए। सो इंटरडिसिप्लिनरी, इंटीग्रेटिव और इंटरेक्टिव सब्जेक्ट की तरफ और करिकुलम जो है वो ऐसा हो जो तलबा की इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, तलबा के मसाइल को सामने रखते हुए, तलबा की नीड्स को सामने रखते हुए, तलबा के एप्टीट्यूड को सामने रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन किया गया हो। ये प्रोग्रेसिज्म है। और इसके अंदर जब प्रोग्रेसिज्म आ जाता है तो करिकुलम ट्रेंड्स में स्कूल रिफॉर्म्स आ जाती हैं। स्कूल रिफॉर्म्स के अंदर फिर रेलेवेंट और कंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम है। जिस जगह का स्कूल है, जिस इलाके का स्कूल है, उस इलाके के मुताबिक करिकुलम होना चाहिए। सो ये प्रोग्रेसिज्म कहते हैं कि आपने लाइफ लॉन्ग लर्नर और लर्निंग बाई डूइंग करवानी है, तो ऐसी जगह पर ऐसे ही सब्जेक्ट्स हों जो उनसे मुतल्लिका हों, जो उनकी इंटरेस्ट और नीड्स से मुतल्लिका हों। इसी वजह से इन्होंने ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की बात की, ऐसी एजुकेशन कि जो उन लोगों की ह्यूमन की उस करंट नीड्स को पूरी कर रही हो। सो ऐसी तालीम जो है वो दी जानी चाहिए। फोर्थ वन जो है वो रिकन्स्ट्रक्टिविज्म है, जिसका जो एम है तालीम का वो रिकन्स्ट्रक्ट सोसाइटी है और एजुकेशन फॉर चेंज है। तालीम ऐसी हमने देनी है कि जो तब्दीली की तरफ लेकर जाए। तालीम हमने ऐसी देनी है जो चेंज की तरफ लेकर जाए, जो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाए, सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाए, सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करे। तालीम का क्या मकसद है, इसमें जो टीचर हैं वो चेंज एजेंट के तौर पर हैं। टीचर जो है वो रिफॉर्मर के तौर पर हैं। सो मुख्तलिफ एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ रिसर्चेस के ज़रिए से टीचर जो हैं
वो चेंज एजेंट के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं और फिर सोसाइटी को बेहतर करने की तरफ लेकर जाते हैं। एजुकेशन को वो एज ए चेंज लेते हैं और वही एजुकेशन एज ए चेंज फिर बेहतरी की तरफ लेकर जाती है सोसाइटी को। ये तालीम का बुनियादी मकसद भी है। और करिकुलम का अगर फोकस देखते हैं तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रेंड्स के ऊपर है। जो नेशनल इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं उनको सामने रखते हुए, इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं उनको सामने रखते हुए तालीम को नए रास्तों पर इस्तवार करने की तरफ लेकर जाता है। निसाब ऐसा हो कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ को बेहतर करने की तरफ लेकर जाए। और करिकुलम ट्रेंड्स जो हैं वो इसके इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन है। हर तमाम के लिए तालीम के यकसा और बुनियादी मौके फराहम होने चाहिए और इसी तरह से ग्लोबल एजुकेशन की तरफ भी हर एक की एक्सेस होनी चाहिए। फिर हम चले जाते हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस के ऊपर। साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस में जो साइकोलॉजी है ये डिस्कस होगी। और साइकोलॉजी का ताल्लुक जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ है। साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले कहा गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, इवन उससे पहले स्टडी ऑफ सोल है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। तो नफ्सियात है ये रूह का मुतालिया है। ये स्ट्रक्चरलिस्ट ने कहा था रूह का मुतालिया नहीं हो सकता। उसके बाद आगे साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, ये जहन का मुतालिया है। वो भी बड़ा कम्प्लेक्स है। देयर आर मिलियन और बिलियंस ऑफ नर्व सेल जो स्टडी नहीं हो सकते। अब आगे कहा जाता है साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसी भी माहौल के अंदर जब हम तालिब इल्म के किरदार का मुतालिया करते हैं तो वो नफ्सियात कहलाता है। और वही अगर तालीमी माहौल हो जाए तो तालीमी माहौल के अंदर जब हम फ़र्द के किरदार का जायज़ा लेंगे तो वो तालीमी नफ्सियात हो जाएगी। ये नफ्सियात जो हैं ये भी एक बड़ी अहम बुनियाद है। इसके ज़रिए से हम देखते हैं कि तालिब इल्म जो है वो किस तरह से सीखेगा, किस तरह से बिहेव करेगा। किस तरह से सीखेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, ये चीज़ें सीखने के लिए हमें जिन पॉइंट्स को, जिन निकात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा, उसमें बच्चे की नशोनुमा है, उसमें बच्चे का ताल्लुम है, उसमें बच्चे की जो इंक्वायरी टेक्निक्स हैं, बच्चे के एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, हर स्टूडेंट के करैक्टरिस्टिक्स हैं तो वो स्टूडेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स कौन से होंगे, लर्निंग प्रोसेस किस तरह से होगा, टीचिंग मेथड्स कौन से यूज़ किए जाएंगे कि जिनके ज़रिए से बच्चे बेहतर तौर पर सीखें, और फिर बच्चों को वैल्यूएशन के लिए कौन से बेहतर प्रोसीजर्स अख्तियार करने पड़ेंगे, बच्चों की वैल्यूएशन के लिए कौन से बेहतर प्रोसीजर अख्तियार करने पड़ेंगे। ये चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग, इंक्वायरी टेक्निक्स, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक्स, लर्निंग प्रोसेसेस, टीचिंग मेथड्स, वैल्यूएशन प्रोसीजर्स, ये सारे के सारे जब हम सामने रखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि हम उनकी नफ्सियाती बुनियाद को सामने रखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन कर रहे हैं। नफ्सियाती बुनियाद में हमने बच्चे को मद्देनज़र रखना है, बच्चे की इंटरेस्ट को, बच्चे की नीड्स को, बच्चे की डिज़ायर्स को, बच्चे की एक्सपेक्टेशंस को, बच्चे के एप्टीट्यूड को सामने रखते हुए जब हम डिज़ाइन करेंगे तो फिर हमारे सामने जो पॉइंट्स आएंगे वो मैंने आपके सामने रखे। फिर इस हवाले से कुछ थ्योरीज पेश हुई। यहाँ 3 तरह से बयान हुई हैं। बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिज्म है और फेनोमेनोलॉजी है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। बिहेवियरिज्म जिसका तल्लुक जो बिहेवियर के साथ है, जिसमें स्टिमुलस और रीइंफोर्समेंट की थ्योरीज हैं। बिहेवियरिज्म में एक स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है और एक रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है। स्टिमुलस रिस्पांस जो आपको मिलती है पावलोव की तरफ से, रीइंफोर्समेंट की जो बीएफ स्किनर की तरफ से आपको मिलती है, थॉर्नडाइक की भी। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है, रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है, ये बिहेवियरिज्म वालों की है। कॉग्निटिज्म वालों की जो मेंटल ऑपरेशंस के हवाले से है। और फिर फेनोमेनोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसमें होल चाइल्ड्स के ऊपर सोशल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से हैं। इनके ऊपर हम मुख्तसर आगे डिस्कस भी करते हैं। फिर बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी। बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी जो है, इसमें जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है ये इस आइडिया पर बेस करती हैं कि जो बिहेवियर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें रिक्वायर हैं। कोई भी जो रिस्पोंडेंट है वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बिहेवियर शो करेगा, एंड दैट बिहेवियर शोन थ्रू कंडीशनिंग। ऐसी साइकोलॉजी या बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी में ऐसी थ्योरी ऑफ लर्निंग बयान की जाती हैं कि जिसके अंदर आइडिया जो पेश किया जाता है कि तमाम किस्म के बिहेवियर किसी ना किसी कंडीशनिंग पर बेस करते हैं। अगर आप किसी को स्टिमुलस देते हो
تو وہ رسپانس دیتا ہے. اگر آپ کسی کو رسپانس دینے پر ری انفورسر دیتے ہو تو نیکسٹ ٹائم اس کا جو رسپانس ہے وہ زیادہ اسٹرانگ آتا ہے. سو اسٹیمولس رسپانس میں کیا ہے کہ پہلے ہم اسٹیمولس دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ رسپانس دیتا ہے. جبکہ ری انفورسمنٹ تھیوری کے اندر جو ہے ہم کوئی نہ کوئی ایکشن پہلے دیکھتے ہیں اور ایکشن دیکھنے کے بعد پھر ہم اس کو ری انفورسر دیتے ہیں اور ری انفورسر کے بعد وہ ایکشن اور زیادہ اسٹرانگ ہمارے سامنے آتا ہے. سو پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. پازیٹیو ری انفورسمنٹ کون سی ہوگی؟ ہم کہتے ہیں کیپ اپ دی گڈ ورک، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ دیتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ کے بعد، ٹیسٹ کے رزلٹس کے بعد، ان ریٹرن ود اے گریڈ اے جو ہے. اور پھر جب اس نے گریڈ اے دیا، گریڈ اے دینے کے بعد ہم اس کو کوئی میسج نوٹ کرتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی میسج کنوے کرتے ہیں، تو وہ میسج جو ہے وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے طور پر ہے. سو پہلے ایکشن آتا ہے، ایکشن کے بعد ری انفورسمنٹ آتی ہے. وہ ری انفورسر جو ہے وہ کسی بھی طالب علم کو اور زیادہ افیکٹولی اور زیادہ پازیٹیولی اگلی دفعہ کام کرنے کی طرف اکساتا ہے. اسی طرح سے وہیں پہ نیگیٹو انفورسر ہے کیپ کوائٹ. سو ٹیچر شاؤٹس ٹو دی کلاس. جب کیپ کوائٹ کی ہے تو ٹیچر کلاس میں زور سے شور مچاتے ہوئے، شاؤٹ کرتے ہوئے کلاس کو کہتا ہے کہ چپ کر جائیں، اور طالب علم جو ہے چپ کر جاتے ہیں. اسٹوڈینٹس کا جو سائلنس ہے یہ ری انفورسر ہے ٹیچرز کی شاؤٹنگ کا. سو ٹیچر نے شاؤٹ کیا اور شاؤٹ کرنے کے بعد جو بچے خاموش ہو گئے. سو دی اسٹوڈنٹ سائلنس ری انفورسز دی ٹیچر شاؤٹنگ. تو سم ٹائمز پنشمنٹ جو ہے وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں. پازیٹیو پنشمنٹ ہوتی ہے اور نیگیٹو پنشمنٹ جو ہے وہ بھی بیہیویئر سائیکالوجی کے اندر ہوتی ہے. جب ہم کریکولم کی بات کرتے ہیں تو کریکولم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ایکسپیرینسز کو، اسٹوڈنٹس کی جو سکسیس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی سبجیکٹ میٹر میں جو ماسٹر کرنے کے حوالے سے ان کو ایکسپیرینس سکسیس کے حوالے سے جو کریکولم ہے وہ ڈیزائن کیا جانا چاہیے. کریکولم اس انداز میں ڈیزائن کیا جانا چاہیے، اس انداز میں آرگنائز کرنا چاہیے کہ طالب علم جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں، کسی بھی سبجیکٹ میٹر کے اندر ماسٹری حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کریں. اس انداز میں جو کریکولم ہے اس کو آرگنائز کیا جانا چاہیے. اسی طرح سے جو بیہیویئرسٹ ہیں وہ بڑے پرسکرپٹیو اور ڈائگنوسٹک انداز میں لے کر چلتے ہیں، آگے ہر چیز کی پرسکرپشن بیان کرتے ہیں. سو پرسکرپشن بڑی واضح انداز میں ہوتی ہے کہ کس ٹائم کس سبجیکٹ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اور ڈائگنوسس بھی ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے. سٹیپ بائی سٹیپ اسٹرکچر میتھڈ کے اوپر لائی کر رہے ہوتے ہیں. لرننگ جو ہے اس کو کہتے ہیں جی وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو. سو بیہیویئرسٹ کے نزدیک لرننگ جو ہے وہ بڑی سٹیپ بائی سٹیپ اسٹرکچر میتھڈ کے تحت وقوع پذیر ہونی چاہیے. آپ نے لرننگ کروائی، لرننگ کے بعد آپ نے کوئی نہ کوئی اس کو اسٹیمولس دیا، کوئی نہ کوئی ری انفورسر دیا. سو چاہے آپ نے پہلے سے ری انفورسر دیا اور لرننگ ہوئی ہے، چاہے لرننگ ہوئی ہے تو آپ نے ری انفورسر دیا. سو کسی بھی صورت میں چاہے اسٹیمولس پہلے دے لیں یا ری انفورسر بعد میں دے لیں، اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ اسٹرکچر میتھڈ کے تحت لرننگ کو آگے لے کر جائیں گے. بیہیویئرسٹ کے نزدیک جو کریکولم ہے وہ بڑا کیئرفل اور اینالائزنگ ہوتا ہے اور سیکوینسنگ ہوتی ہے اس کے اندر لرنر کے نیڈز کی، لرنر کے بیہیویئرز کی. تو طالب علم کی ضروریات، طالب علم کے جو بیہیویئرز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی سیکوینشلی اور کیئرفل اینالائزنگ کے تحت کریکولم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. پھر کوگنیٹیو تھیوری ہے جان پیاجے نے پیش کی. یہ سائنٹیفک اسٹڈی آف مائنڈ کی بات کرتے ہیں اور مینٹل فنکشنز کی، جس کے اندر لرننگ بھی ہے، جس کے اندر میموری ہے، جس کے اندر اٹینشن، پرسیپشن، ریزننگ، ڈیسیژن میکنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ کی اور مینٹل فنکشنز کے اندر موجود ہے. جب اس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو یہ کوگنیٹیو سائیکالوجی کے اندر چلا جاتا ہے. اس میں جو پیاجے نے کوگنیٹیو تھیوری کے حوالے سے یا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی، اس نے کہا کہ برتھ ٹو میچورٹی ایک فرد جو ہے وہ 4 سٹیجز سے گزرتا ہے. 4 سٹیجز میں پہلی سینسری موٹر سٹیج ہے، دوسری پری آپریشنل سٹیج ہے، تیسری کنکریٹ آپریشنل سٹیج ہے، چوتھی فارمل آپریشنل سٹیج ہے. تو سینسری موٹر سٹیج جو شیر خارگی کی ہے یہ پیدائش سے 2 سال تک ہے. پری آپریشنل جو ہے وہ 2 سے 7 تک ہے.
کنکریٹ آپریشنل 7 سے 11 سال تک ہے، اور پھر فارمر آپریشنل جو ہے وہ 11 سے آنورڈز جو سال ہیں وہ فارمر آپریشن ہے۔ سو کی ٹو لرننگ اس میں سیمولیشن ہے، اکوموڈیشن ہے، ایکویلیبریم ہے، انکارپوریشن آف نیو۔ سیمولیشن کیا ہے کہ آپ کے پاس ایگزسٹنگ نالج ہے، ایگزسٹنگ نالج کے ساتھ نیو ایکسپیرینسز کو آپ انکارپوریٹ کرتے ہو، اور جب اکوموڈیٹ کرتے ہو تو پھر جو آپ کا ایگزسٹنگ نالج ہے وہ موڈیفائی ہو جاتا ہے، اس کی ماڈیفکیشن ہو جاتی ہے، اور اس میں اڈاپشن ہو جاتی ہے نیو نالج کی۔ اور ایکویلیبریشن کیا ہے کہ بیلنس ہو جاتا ہے پریویس اور لیٹر لرننگ کے درمیان میں، جو آپ کا ایگزسٹنگ نالج ہے اور آپ کا نیو نالج یہ جب ایکویلیبرائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ لرننگ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے جب ایکویلیبریشن ہو جاتی ہے۔ سو سیمولیشن ہے، اکوموڈیشن ہے اور ایکویلیبریشن ہے، یہ اس کے اندر جو مین کی لرننگ جو کانسیپٹس ہیں کاگنیٹو تھیوری کے اندر۔ پھر گسٹالٹ تھیوری ہے، گسٹالٹ جس میں ورڈیمر، کوہلر اور کفکا یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے یہ گسٹالٹ تھیوری دی۔ گسٹالٹ کا میننگ جو ہے دیٹ از دا ہولنیس، لرننگ از ایکسپلینڈ ان ٹرمز آف ہولنیس آف دی پرابلم۔ So human beings do not respond to isolated stimuli but to an organization or pattern of stimuli. That is pattern. جب بچے جب سیکھیں گے تو ایک پیٹرن آف stimuli کی صورت میں، بچے جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہو کے نہیں سیکھیں گے۔ ہیومن بینگ ڈو ناٹ رسپونڈ ٹو آئسولیٹڈ stimuli، اکیلا رہ کے نہیں، وہ ہر چیز کو مجموعے کی صورت میں دیکھیں گے اور مجموعے کی صورت میں دیکھتے ہوئے پھر اسے لرن کریں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔